Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover supply under GST. तो इसके टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे। तो इन दिस वीडियो हम कुछ पार्ट कवर करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक यानी सप्लाई अंडर जीएसटी वर्ड है क्या और आया कैसे ये एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो कोई भी टैक्स को लेवी करने के लिए हमारा एक टैक्सेबल इवेंट होना ज़रूरी है। बिकॉज टैक्सेबल इवेंट होगा तभी वो टैक्स जो है हम पे लेवी होगा। ओके, तो ये जो सप्लाई है ये वही टैक्सेबल इवेंट है। तो पहले ये टैक्सेबल इवेंट अकर होगा जिसका रिजल्ट जो है वो टैक्स कॉन्सिक्वेंस होगा। ओके, तो जैसा कि हमारे जो अर्लियर टैक्स रिजीम था इनडायरेक्ट टैक्स का, या पहले इनकम टैक्स का ले लेते हैं। इनकम टैक्स एक टैक्स है, राइट। तो उसका टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम एराइज होना, राइट। तो उसी तरह जीएसटी भी लेवी कब होगा? जब टैक्सेबल इवेंट होगा, और वो क्या है? सप्लाई। यानी जैसे ही सप्लाई होगा तभी जीएसटी लेवी होगा, राइट। अब जो जीएसटी के पहले का अर्लियर टैक्स रेजिम्स थे, जो एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था। तो एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। वैल्यू एडिड टैक्स का टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था सेल ऑफ गुड्स। एंड सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज यानी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ओके, बट अंडर जीएसटी इसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया, यानी एक ही टैक्सेबल इवेंट है, वो हमारा है सप्लाई। ओके, और एंटायर वैल्यू जो हमारी सप्लाई की है ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ, एंटायर वैल्यू टैक्स्ड होगी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। यानी अर्लियर टैक्स रेजिम में कैसे अलग अलग थी, इंडिपेंडेंटली थी, चार्ज हुआ करती थी। लाइक मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी एंड और सर्विस टैक्स किस पे लगता था? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, राइट। तो ये इंडिपेंडेंटली चार्ज हुआ करती थी। बट अंडर जीएसटी रेजिम एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ चार्ज होगी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ओके, तो दिस इज द बेसिक अबाउट सप्लाई अंडर जीएसटी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, बिकॉज डेफिनेशंस आगे हमारे इस चैप्टर में काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहले जो हमारी मेन डेफिनेशन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो गुड्स की डेफिनेशन एंड सर्विसेज की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं पहले, देन वी विल मूव टू अदर डेफिनेशंस। अब बात करते हैं हमारी डेफिनेशन जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज की। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम गुड्स की। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा जो सप्लाई है वो किस चीज़ का होना चाहिए? गुड्स का या सर्विसेज का या फिर इन दोनों का। ओके, इसके अलावा कोई भी सप्लाई होगा देन वो टैक्सेबल इवेंट नहीं होगा हमारा, और न ही जीएसटी लेवी होगा। जीएसटी किस पे लेवी होगा? ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारी ये चीज़ फाइनल हो गई कि हमारा जो गुड्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़, यानी जो मनी होती है एंड सिक्योरिटीज़ जो होती है उसके अलावा जो भी होते हैं वो। बट इंक्लूड किया गया है किन चीज़ों को? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स। एक्शनेबल क्लेम अब डिटेल में आगे देखेंगे डेफिनेशन इसकी। ग्रोइंग क्रॉप्स जो होते हैं, ग्रास एंड जो भी थिंग्स अटैच्ड होती है या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड जो एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ओके, तो ये होता है गुड्स की डेफिनेशन। इसमें एक्शनेबल क्लेम जो है ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़ एंड इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स जो भी अटैच है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज की डेफिनेशन भी इजी है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़। बट इंक्लूड किया गया एक्टिविटीज़ को रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, यानी मनी को यूज़ करने के लिए अगर हम कुछ चार्जेस पे कर रहे हैं दैट इज़ सर्विसेज। एंड ऑल्सो जो हम कन्वर्जन करते हैं बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज़ चार्ज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मनी चेंजर है जो हमें क्या करता है? डॉलर देता है $100। ओके, एंड हम बदले में उसको 7,000 रुपये देते हैं। बट वो 7,000 चार्ज तो कर रहा है
बट डॉलर की जो वैल्यू है वो 68 है, तो जो एक्स्ट्रा 200 हम पे कर रहे हैं एज अ स्प्रेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्विस चार्जेस। तो सर्विस चार्ज जो 200 रुपये हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको डेट इज़ सर्विसेज। ओके, तो इसी का एक एग्जांपल था ये। तो जो भी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होगा अदर देन मनी, ओके, मनी के अलावा जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होगा उसको कहा जाएगा सर्विसेज। एंड उसी के इससे मिलता जुलता केस ले लेते हैं सिक्योरिटीज़ के केस में। जो म्यूचुअल फंड हम खरीदते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जैसे ही हम खरीदते हैं हमारा एंट्री लोड लगता है, राइट, उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्विस चार्जेस। तो सर्विस चार्जेस जो भी लगते हैं वो जो है पर्टिकुलर सर्विस चार्ज वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा, बिकॉज वो एक सेपरेट कंसिडरेशन है। बिकॉज हम पैसा पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख, और जिसमें से हमारा एंट्री लोड लग रहा है 1000 और हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिल रहे हैं वर्थ 99,000, तो वो जो 1000 एंट्री लोड है डेट इज़ सर्विस चार्जेस, एंड उस पर सप्लाई, मतलब उसको हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, तो उस पर लेवी होगा GST। एंड एक्सप्लेनेशन फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाई किया गया दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी फैसिलिटी या फिर अरेंज करने में उस पर्टिकुलर मनी को जो भी चार्जेस पे करते हैं हम, डेट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, तो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन कवर हो गई, बट हम एक बार चार्ट से वापस अच्छी तरह वापस समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ बेसिक। ओके, बिकॉज आपको ये पता लगना चाहिए कि गुड्स है या फिर सर्विसेज है या फिर दोनों है, ये होगा तभी हमारा सप्लाई होगा, बिकॉज इसी की सप्लाई की बात की थी हमने, राइट, और सप्लाई होगा तभी टैक्सेबल इवेंट होगा, टैक्सेबल इवेंट होगा तभी लेवी ऑफ GST होगा, राइट। तो इसीलिए ये डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो एक बार चार्ट से भी समझ लेते हैं। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्सक्लूड किया गया है किसको, मनी एंड सिक्योरिटी को, और इंक्लूड किया गया है एक्शनेबल क्लेम को, जिसकी डेफिनेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। एंड ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स जो भी अटैच होती है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ओके, एंड सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी जो गुड्स है उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, बट एक्सक्लूड किया है स्पेसिफिकली क्या, मनी एंड सिक्योरिटीज़। एंड इंक्लूड किया गया है क्या, यूज़ ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड from one form currency denomination to another for which separate consideration is charged। okay, separate consideration charge हुआ है तभी हम कह सकते हैं उसको supply of services। okay, वरना हम नहीं कह सकते। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन, जो हमको समझनी पड़ेगी, पेंडिंग थी, राइट। नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं वो देखते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट जो सिक्योर्ड है बाय मोर्गेज और मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो मोर्गेज करते हैं, मतलब उसको मोर्गेज कहा जाता है जो हम गिरवी रखते हैं। एंड ऑल्सो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको अगर रखते हैं हम, देन उसको कहा जाता है हाइपोथिकेशन और प्लेड्ज। ओके, तो जो सिक्योर डेट है उसके अलावा जो डेट है उसको हम कह सकते हैं एक्शनेबल क्लेम। फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर्स हो गया, या फिर इंश्योरेंस क्लेम भी हम कह सकते हैं, राइट, वो भी एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है। एंड to any beneficial interest in movable property not in the possession either accrual or constitutive of the claimant which the civil courts recognize as affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existent accruing या conditional या फिर contingent हो तो भी चलेगा। ओके, तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं लॉटरी और बैटिंग। फॉर एग्जांपल कोई लॉटरी लगती है एंड वो जो पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो आप कोर्ट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, यानी आपको राइट है कि वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आपको वो नहीं दे रहा है देन आप कोर्ट में केस वगैरह भी कर सकते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल हो गया लॉटरी या फिर बैटिंग। और वो जो पहला डेट वाला केस था उसका हो गया सन्ड्री डेटर या फिर इंश्योरेंस क्लेम। तो दीज ऑल आर एक्शनेबल क्लेम्स जिसके खिलाफ आप क्लेम कर सकते हैं, यानी एक्शनेबल क्लेम्स कहा जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट इज अब हम सीखते हैं कि जो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई, मेन जो हमारा पार्ट है। तो इसमें टोटल ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें कवर करते ही पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 का सब सेक्शन
1 हम कर लेंगे पूरा, ओके, एंड ऑल्सो शेड्यूल 1 भी कर लेंगे, बिकॉज सेक्शन 7 के साथ साथ हमें ये तीनों शेड्यूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 8। तो अभी सेक्शन 7 को स्टार्ट करते हैं एंड साथ में शेड्यूल 1 हो जाएगा आज, एंड ये दोनों शेड्यूल नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 7 से, जो कि है सप्लाई। तो अब मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो तो हमने पढ़ ली। अब स्टार्ट करते हैं सीधा डेफिनेशन से, जो दे रखी है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन किसमें, सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, ओके। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, जो हम आज कवर करेंगे, बिकॉज सब सेक्शन 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन अदर सब सेक्शन, बिकॉज अदर सब सेक्शन काफ़ी छोटे छोटे ही हैं, उसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट सब सेक्शन 1 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है सप्लाई इंक्लूड्स दे रखा है, मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये, इतना अपन को क्लियर होना चाहिए, ओके। इंक्लूड्स क्या, सबसे पहले ए पॉइंट जिसमें दे रखा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि सप्लाई जो है वो गुड्स की होनी चाहिए या फिर सर्विसेज की होनी चाहिए या फिर इन दोनों की होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो नीदर गुड्स नॉर सप्लाई है, देन उसका हम कुछ नहीं करेंगे, वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST है, उसमें GST लेवी नहीं होगा, ओके। तो ये चीज़ क्लियर है ये फर्स्ट लाइन से, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नेक्स्ट इज सच एज। अब सच एज दे रखा है, का इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि इन सब पर्टिकुलर चीज़ें ये जो दे रखी है, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, इसके अलावा और कुछ नहीं है, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। बट ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है। ये कैसे पता चल रहा है, पहले तो यहाँ इंक्लूड्स दे रखा है, दूसरा यहाँ क्या दे रखा है, सच एज। सच एज का मतलब ये एक इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। तो सच एज क्या दे रखा है, सेल का मतलब लाइक आपने सेल किया लैपटॉप, ओके। तो लैपटॉप की सेल हुई, ये जो नॉर्मल सेल होती है वही है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक एक चीज़ का, ओके। तो इसको कहा जाता है सेल। एंड ट्रांसफ़र का कहें तो ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, जो स्टॉक ट्रांसफ़र होता है, लाइक उसी पर्टिकुलर शॉप की बात करूँ तो लैपटॉप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी ब्रांच इन मतलब राजस्थान, लाइक वो पर्टिकुलर मुंबई में है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर्टिकुलर लैपटॉप को दूसरी ब्रांच में जो कि है इन राजस्थान। एंड दोनों का ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ये याद रखना। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है देन वो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है दोनों का देन उसको सप्लाई मानेंगे। तो डेट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र, ओके। तो सेल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब बार्टर क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना, ओके। तो हमने क्या किया, लैपटॉप तो लिया बट अगेंस्ट में हमने उसको क्या कर दिया, फर्नीचर दे दिया एंड ऑल्सो साथ में कुछ पैसे दे दिए, लाइक 5000 रुपीज़ दे दिए। तो हमने लैपटॉप लिया उससे एंड बदले में उसको फर्नीचर दे दिया एंड साथ में 5000 रुपये भी दे दिए। तो दिस इज़ नोन एज बार्टर, ओके। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सेम कमोडिटी होनी चाहिए, लाइक उसने मेरे को नया लैपटॉप दिया, मैंने उसको पुराना लैपटॉप दिया एंड मैंने पेमेंट कर दिया उसको एक्स्ट्रा 5000 का। तो बार्टर और एक्सचेंज में फ़र्क ही क्या है, बार्टर के केस में अलग अलग कमोडिटी हो सकती है, बट इन केस ऑफ एक्सचेंज कमोडिटी का नेचर जो है वो सेम होएगा, ओके। तो ये डिफरेंस है बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज। हाँ, हमें डिफरेंस से कुछ नहीं करना है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज है तो दोनों ही सप्लाई, बिकॉज इंक्लूड्स कर रखा है सेल को भी, ट्रांसफ़र को भी, बार्टर को भी, एक्सचेंज को भी। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, बट आपको ये पता होना चाहिए। एंड लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस का एग्जांपल ले सकते हैं हम, किसी को राइट देना टू यूज़ अ ब्रांड नेम, ओके। लाइक जो फ्रेंचाइजी वगैरह लाइसेंस देते हैं अपना टू यूज़ देयर ब्रांड नेम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो डेट इज़ नोन एज लाइसेंस, ओके। तो डेट इज़ ऑल्सो सप्लाई। या फिर कोई पर्टिकुलर गेम कंपनी है एंड उसने राइट दे दिया है आपको अपने सॉफ्टवेयर का, ओके, टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर, तो डेट इज़ ऑल्सो अ लाइसेंस। लाइक आप सॉफ्टवेयर की बात करें, टैली का ही लाइसेंस लेते हैं, राइट, तो उसको कह सकते हैं हम सप्लाई, ओके। एंड रेंटल की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, लेट आउट करना कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर लाइक आपने 2 साल के लिए लेट आउट कर दिया, या फिर कार आपने यूज़ के लिए ली है रेंट पे, तो डेट इज़ ऑल्सो सप्लाई। यानी वो जो पर्टिकुलर
पर्सन है वो सप्लायर है, ओके, एंड वो जो कार हमें यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो डैट इज़ ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये जो सर्विस है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर बोथ है, इसका भी इतना दिमाग में लोड मत लेना, बिकॉज ये आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं उसमें कवर हो जाएगा कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कौन सा बोथ है, ओके। तो कहाँ तक हो गया? रेंटल एंड लीज़ की बात करें तो जैसे कि रेंट जो है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, लाइक 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट लीज़ जो होता है वो पर्टिकुलर सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट कवर कर लेता है, ओके। तो लाइक हम क्या कर रहे हैं, एक मशीनरी लीज़ पे ले रहे हैं, जिस कितने साल के लिए? 50 ईयर्स के लिए। तो वो जो मशीन की सब्सटेंशियल लाइफ है वही इतनी है, तो उसको पूरा कवर कर रहे हैं, देन डैट इज़ नोन एज लीज़। एंड डिस्पोजल की बात करें तो डिस्पोजल क्या होता है? बेसिकली सेल करना, आपका जो लाइक जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे जो भी स्क्रैप जनरेट हो रहा है या फिर वेस्ट निकल रहा है, तो डैट इज़ नोन एज, उसका सेल कर रहे हैं आप, तो डैट इज़ नोन एज डिस्पोजल, ओके। तो इसको कह सकते हैं हम डिस्पोजल। तो मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। तो पहले तो हमने क्या सीखा? सप्लाई होनी चाहिए किसकी? गुड्स की, सर्विसेज की या फिर दोनों की। और इलस्ट्रेशंस दे रखे थे लाइक सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड, ओके। बट फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये समझना पड़ेगा हमें। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखें तो कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडरेशन मीन्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, वेदर मनी में दें हम उसको या फिर अदरवाइज इन काइंड दें, ओके। ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके। यानी गुड्स के बदले में या सर्विसेज के बदले में या दोनों के ही बदले में। वेदर रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, मतलब जो गुड्स का रिसिपिएंट है वो दे या फिर थर्ड पर्सन दे, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम कंसिडरेशन ही मानेंगे। बट उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कोई भी सब्सिडी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है हमें या फिर स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, तो डैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। एंड ऑल्सो सेम इसका उल्टा चीज़ दे रखी है कि हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई होने से, यानी एक्ट ऑफ रिस्ट्रेन, किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्ट से, तो डैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन। बाकी सारी सेम चीज़ें हैं। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, ओके, यानी किसी को रिस्ट्रेन करना पर्टिकुलर एक्ट करने से, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर वो रिसिपिएंट पे करे और कोई भी अदर पर्सन पे करे, बट इंक्लूड नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, ओके। सेम चीज़ है, बस इसका ऑपोजिट है, यानी किसी को रिस्ट्रेन करना किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने से, ओके, या फिर कोई सर्विस देने से, ओके। तो डैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन। पेमेंट होनी चाहिए बस, इन काइंड हो या फिर इन मॉनेटरी टर्म्स हो, रिसिपिएंट दे या फिर कोई और दे, ओके। तो अब आ जाते हैं इसमें हम जहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे कंसिडरेशन, राइट। तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है बाय अ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में कई सारी चीज़ें आती है, ये आप रीड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आती है लगभग, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, सोसाइटीज़ वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो ये आप खुद रीड कर सकते हैं, तो ईजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट ये जो है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। बिज़नेस के लिए होना ज़रूरी है, बिज़नेस के लिए नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट आगे पढ़ेंगे। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के हिसाब से क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, किसका, गुड्स का या फिर सर्विसेज का, कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए या फिर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, ओके। तो दैट इज़ ए पॉइंट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट। अब ए में तो क्या था, कंसिडरेशन होना ज़रूरी था एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना भी ज़रूरी था। बट बी पॉइंट में क्या दे रखा है कि कंसिडरेशन तो हो, बट बिजनेस के लिए हो या नहीं हो चलेगा, ओके। पर्सनली हम यूज़ कर रहे हैं वो सर्विसेज या फिर बिजनेस के लिए, तो दोनों में ही उसको हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, ओके। तो यहाँ सर्विसेज है, ये याद रखना, गुड्स नहीं है, सर्विसेज, ओके। इंपोर्ट कर रहे हैं हम अगर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन है, बट वो बिज़नेस के लिए है या फिर नहीं है, दोनों ही केस में हम उसको सप्लाई में मानेंगे, ओके, सप्लाई में इंक्लूड करेंगे।
तो क्या है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल हो गया, लाइक कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लाइक मेरे बिज़नेस ऑफिस है जो उसमें हमें करानी थी, तो हमने क्या किया, अमेरिका में एक आर्किटेक्ट था या फिर जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है उससे हमने सर्विसेज ली, उससे हमने डिज़ाइंस ली। ओके, तो डैट इज़ इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, राइट। मैंने उसको कंसिडरेशन पे किया और वो मेरे बिज़नेस के लिए था, तो डैट इज़ ऑल्सो सप्लाई। बट अगर वो मेरे घर के लिए होता इंटीरियर डिज़ाइन, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, तो डैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज बी पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सी पॉइंट, जो कि है एक्टिविटीज़ जो स्पेसिफाई कर रखी है शेड्यूल 1 में, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ दे रखी है कि जिसमें कंसिडरेशन हम पे भी नहीं करेंगे तब भी उसको सप्लाई में माना जाएगा, यानी डीम्ड सप्लाई। ओके, तो पॉइंट सी जो है इसमें क्या दे रखा है, डीम्ड सप्लाई, जो डिफाइन किया गया, 4 एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई है शेड्यूल 1 में। तो क्लियर है, तीनों क्लियर है। अब सी जो पॉइंट है इसके लिए हमें शेड्यूल 1 पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो 4 एक्टिविटीज़ कौन सी है जिसको विदाउट कंसिडरेशन भी अगर हम करते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज सप्लाई, मीन्स डीम्ड सप्लाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, चार्ट से भी एक बार समझ लेते हैं। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। डिपॉजिट जो है वो कंसिडर नहीं होगा, ये बात रह गई थी उसमें। ओके, डिपॉजिट अगर हम कुछ कर रहे हैं वो कंसिडर नहीं होगा, ओनली कंसिडर कब करेंगे, जब सप्लायर ने अप्लाई किया है सच डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन। ओके, सप्लायर ने अगर अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर डिपॉजिट को कंसिडरेशन में, देन उसको हम इंक्लूड करेंगे, वरना डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज वो हमें वापस मिल जाता है। ओके, तो पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, एक्सक्लूड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को। एंड ऑल्सो फॉरबियरेंस के लिए अगर हम कोई मॉनेटरी वैल्यू कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। ओके, तो कंसिडरेशन क्लियर है। बात करते हैं शेड्यूल 1 जो हमारा सी पॉइंट में था, डीम्ड सप्लाई वाला। ओके, तो शेड्यूल 1 में दे रखा है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे, इवन इफ़ वो विदाउट कंसिडरेशन हुई है। ओके, हमने कंसिडरेशन कुछ पे ही नहीं किया है, देन ऑल्सो उसको माना जाएगा सप्लाई, दैट इज़ डीम्ड सप्लाई। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी कौन सी है, परमानेंट ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल किया गया है ऑन सर्च एसेट। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या सिंपल सी बात की गई है कि बिज़नेस एसेट जो है उसका अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं या फिर डिस्पोजल करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, ओके, अगर कंसिडरेशन है देन तो हम उसे मानेंगे सप्लाई, बट यहाँ पे क्या कहा गया, विदाउट कंसिडरेशन अगर है तब भी उसे मानेंगे डीम्ड सप्लाई। ओके, तो दिस इज़ अ स्पेशल पॉइंट। ओके, तो परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। तो इसको डिटेल में समझते हैं, फर्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी उसको। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ये क्या है, देयर मस्ट बी अ डिस्पोजल होना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये दोनों ही सप्लाई में इंक्लूड थे, राइट, हमने पढ़ा था डिस्पोजल ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। बट स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे बिना कंसिडरेशन हम कर रहे हैं सप्लाई, ये ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोजल, तब भी उसको हम मान रहे हैं सप्लाई, तो डेट इज़ नोन एज डीम्ड सप्लाई। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्पोजल होना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र होना चाहिए ऑफ बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट जो है वो जीएसटी लॉ में डिफ़ाइन नहीं किया गया। ओके, तो ये आपको खुद समझना होगा कि बिज़नेस के लिए जो एसेट यूज़ में आ रही है उसको कहा जाएगा बिजनेस एसेट। ओके, या बिज़नेस जो भी है उसका पर्टिकुलर उसमें जो एसेट्स है उसको कह सकते हैं हम बिजनेस एसेट। एंड ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट। ओके, ट्रांसफ़र जो या फिर डिस्पोजल जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को हम फ्री में कुछ दे रहे हैं, राइट, बिज़नेस हमारा जो है उसकी एसेट फ्री में कह रहे हैं ले जा, पर्टिकुलर जो भी उसकी कोई कंडीशन है ऐसी उसकी वजह से हम फ्री में दे रहे हैं उसको, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो परमानेंट होना चाहिए, यानी डिस्पोजल जो है वो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हम वापस ले लें उससे। ओके, तो ये एक दो चीज़ें हो गई, डिस्पोजल होना चाहिए या ट्रांसफ़र होना चाहिए, एंड वो परमानेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट कंडीशन है उस पर हमें ITC अवेल, मतलब ITC हमने उसमें ले रखा है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट, यानी हमने उस एसेट पे ITC भी ले रखा है। तो 3 कंडीशंस हो गई, डिस्पोजल होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांसफ़र परमानेंट होना चाहिए, एंड ITC उसमें अवेल्ड होना चाहिए। ओके, तो ये जो थर्ड पॉइंट है ITC वाला, इसको अगर रिवर्स करें, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये डिटेल में देखेंगे आगे। बेसिक्स आपको नॉलेज होगा ITC क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था बेसिक में। ओके, तो फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो देख सकते हैं उसमें। तो थर्ड पॉइंट के अगर 2 पार्ट करें तो इसमें उल्टा करें इसका तो क्या होगा, बिजनेस एसेट ऑन विच ITC इज़ ब्लॉक्ड या फिर नॉट अवेलेबल अंडर GST, यानी ऐसी बिजनेस एसेट जिसमें ITC ब्लॉक्ड है या फिर अवेलेबल नहीं है अंडर GST, देन हम उसको क्या करेंगे, डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन है देन तो सप्लाई में होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बट विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है शेड्यूल फर्स्ट में। ओके, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है एंड बिजनेस एसेट में कोई ITC नहीं है अवेलेबल अंडर GST, देन हमें उसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानना है। एंड एक और केस हो सकता है कि बिजनेस एसेट पे ITC जो है वो एलिजिबल तो है बट हमने अवेल नहीं किया है। ओके, तो इन दोनों ही केस को डीम्ड सप्लाई हम नहीं मानेंगे, तो इस केस में वो हमारा हो जाएगा क्या, सप्लाई नहीं होगा। ओके, सप्लाई हमें नहीं मानना है, और अगर ITC हमने लिया है देन हम सप्लाई मानेंगे इवन इफ़ विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है देन तो कुछ चेक ही नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई होगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है देन हमें ये तीनों पॉइंट्स चेक करने हैं, तीनों में से एक भी नहीं हुआ देन हम नहीं मान सकते उसको सप्लाई। ओके, तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एक्टिविटी। अब बात करते हैं हमारी सेकंड एक्टिविटी जो है, ये है सेकंड एक्टिविटी। टोटल 4 एक्टिविटीज़ है शेड्यूल 1 में। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, यानी सप्लाई कर रहे हैं हम गुड्स का एंड सर्विसेज का या फिर बोथ, दोनों का। ओके, और वो किन दोनों के बीच हो रहा है, रिलेटेड पर्सन के बीच या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दे रखी है, बिकॉज सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, बट रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दे रखी है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 15 में, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है 25 सेक्शन में। ओके, तो दोनों की ही डेफिनेशन एक सेपरेट सेक्शंस में दे रखी है, तो ये दोनों ही हमें डिस्कस करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो मेन हमारी एक्टिविटी क्या है, सप्लाई कर रहे हैं हम गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं। ओके, बिकॉज हेडिंग याद रखना ये विदाउट कंसिडरेशन वाला है, अगर कंसिडरेशन है देन तो हमें चेक ही नहीं करना है कुछ। ओके, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं, और वो बिटवीन किसके हो रही है, रिलेटेड पर्सनस के बीच हो रहा है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सनस के बीच हो रहा है। वैन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए होना ज़रूरी है। ओके, तो ये बात याद रखना। एंड गिफ्ट्स वगैरह की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम समझते हैं रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। रिलेटेड पर्सन वो होता है जो अंडर इन्फ्लुएंस होता है ऑफ अनदर पर्सन, इज़ कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन, यानी किसी और के इन्फ्लुएंस में है वो पर्टिकुलर पर्सन। बट इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर रखी है, कैटेगरीज ऑफ रिलेटेड पर्सन, यानी रिलेटेड पर्सन की कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है कि ये पर्सन होंगे रिलेटेड पर्सन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है, आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ़, अब जो कंडीशंस दे रखी है ये फुलफ़िल होती है देन वो रिलेटेड पर्सन है। कंडीशंस मतलब ये सारी नहीं, एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी दे रखी है कि ये भी रिलेटेड पर्सन है, ये भी रिलेटेड पर्सन है, ये भी है, ऐसे। तो फर्स्ट बात करें तो सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। ओके, यानी एक दूसरे के बिजनेसेस का वो ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है। ओके, देन ऑल्सो वो जो है हमारा रिलेटेड पर्सन है। सेकेंड पॉइंट इज़ वो जो पर्सन है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, यानी लीगली वो पार्टनर्स हैं, देन ऑल्सो दे आर रिलेटेड पर्सन। थर्ड इज़ सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन हैं।
फोर्थ पॉइंट इज अ थर्ड पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है या ओन कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर देन और इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक या फिर शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, यानी 2 पर्सन सपोज करते हैं ए एंड बी, एंड एक जो सी पर्सन है वो दोनों में ही क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है मोर देन और इक्वल टू 25%। ओके, यानी ए और बी में दोनों में ही सी ने होल्ड करके रखा है, देन ए और बी जो है वो क्या होगा, रिलेटेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, देन ऑल्सो वो दोनों रिलेटेड पर्सन है। एंड द थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है बोथ ऑफ देम, देन ऑल्सो जो मैंने कहा ए एंड बी जो 2 पर्सन है, सी कंट्रोल कर रहा है उन दोनों को, तो देन ऑल्सो ए एंड बी जो है वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। एंड सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द थर्ड पर्सन। अब उल्टा कर लेते हैं कि ए एंड बी जो है वो दोनों कंट्रोल कर रहे हैं किसको, सी को, तो देन ऑल्सो ए एंड बी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। सच पर्सन्स आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, तो सेम फैमिली के मेंबर्स है, देन ऑल्सो वो रिलेटेड पर्सन है। वन ऑफ देम इज़ द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर। कंसेशनर क्या होता है, वो बेसिकली एक ट्रेडिंग राइट्स दे रखे होते हैं किसी पर्सन को। ओके, तो इन दोनों में से एक वो है, इस एक दूसरे का, यानी एजेंट है एक जना, या फिर एक जना डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर कंसेशनर है, देन ऑल्सो वो दोनों रिलेटेड पर्सन में आएंगे। ओके, तो रिलेटेड पर्सन क्या होता है ये क्लियर है, इन सब में से एक भी कैटेगरी में आ जाता है देन वो रिलेटेड पर्सन होगा, तो ये ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। अब देखते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इसको डिटेल में तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ डिटेल में आएगा ये रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में एंड ऑल्सो किसी और चैप्टर में, बट अभी बेसिक देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, बस समझने के लिए शेड्यूल 1 को। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन द सेम स्टेट, यानी एक ही सेम स्टेट में वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं 2 जने, 2 एस्टेब्लिशमेंट यानी बिजनेस ऑफ अ पर्सन। ओके, वेदर विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इन डिफरेंट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट इज वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी एक पर्सन का रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है एक पर्टिकुलर स्टेट में, एंड अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन अ डिफरेंट स्टेट, और वो नेसेसरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड हो, बट वो डिफरेंट स्टेट में है या फिर यूनियन टेरिटरी में है, देन ऑल्सो उस एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, एक पर्सन का है रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट में, दूसरे का दूसरे स्टेट में है, बट ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो। एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारा यहाँ रेस्टोरेंट है राजस्थान में, एंड हमारी एक लिकर शॉप है फॉर एग्जांपल मुंबई में, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है हमारा राजस्थान में, एंड हमने एक और शॉप खोली है, देन उसमें वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, राइट, अल्कोहल लिकर, देन उस केस में क्या होगा, वो अनरजिस्टर्ड होगा, तो इस केस में भी हम क्या मानेंगे, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है ये। ओके, तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्लियर है। एक और चीज़ में डिस्टिंक्ट पर्सन आता है स्टॉक ट्रांसफ़र के केस में, या फिर ब्रांच ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ब्रांच ट्रांसफ़र नहीं, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं, वो बात है। तो दीज ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन इवन विदाउट कंसिडरेशन विल ऑल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई। बस सप्लाई क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज़ बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस होनी चाहिए एंड सेपरेट रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए ऑफ सेम लीगल एंटिटी एज दीज आर ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ा था वो डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर है देन वो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सप्लाई अगर हम कर रहे हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाई। ओके, बिकॉज सप्लाई की जो मेन डेफिनेशन थी उसमें ज़रूरी था कंसिडरेशन का होना, बट इस केस में इवन विदाउट कंसिडरेशन हम उसको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑफ शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई। ओके, तो ये प्रोसेस मत भूलना, हम क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई, सेकंड नंबर एक्टिविटी। ओके, सेकंड पैरा।
नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, देन ऑल्सो वो सप्लाई माना जाएगा अगर स्टॉक ट्रांसफ़र हम करते हैं तो, जो अल्कोहल वाला केस पड़ा था ना वो। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एक्टिविटी जो सेकंड थी, अब इसको पढ़ते हैं। सो सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अब हमें पता है रिलेटेड पर्सन क्या होता है एंड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। इन रिलेटेड पर्सन्स के बीच अगर सप्लाई हो रही है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच सप्लाई हो रही है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बिजनेस के लिए होनी चाहिए व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, और जो गिफ्ट का केस हमने पेंडिंग छोड़ा था वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट जो है वो एक्सीड नहीं हो रहा है 50,000 से, यानी गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन से, तो इन दोनों के बीच मतलब एम्प्लॉयर जो है अगर क्या फ्री में दे देता है, इवन विदाउट मतलब विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट दे रहा है एज अ एम्प्लॉय को, तो वो 50,000 तक का है, यानी 50,000 या फिर उससे कम का है, देन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ऐसा दे रखा है। अगर 50,000 से ज़्यादा का है देन उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो दिस इज सेकेंड एक्टिविटी शेड्यूल 1 पैरा 2। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट इज जो थर्ड नंबर हमारी एक्टिविटी वो है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, यानी एक प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट को गुड्स भेज रहा है, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी एजेंट जो है वो गुड्स सप्लाई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बट वो गुड्स का टाइटल मतलब वो गुड्स है किसके नाम पे, इनवॉइस किसके नाम पे जनरेट हुआ है, एजेंट के नाम पे। ओके, एंड बी पॉइंट एजेंट प्रिंसिपल को भेज रहा है। ओके, एजेंट सप्लाई कर रहा है गुड्स प्रिंसिपल को, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी एजेंट ने गुड्स अपने नाम पे लिए हैं बट किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के नाम पे। ओके, यानी रिसीव किए हैं उसने गुड्स बट है किसका, प्रिंसिपल के। अब इसको डिटेल में समझते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर आएगा समझ में। थर्ड नंबर में क्या है, सबसे पहली कंडीशन, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड हियर। तो सबसे पहली बात हो गई कि सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन इज सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ सप्लाई, बिकॉज हम पढ़ी क्या रहे हैं शेड्यूल 1 जिसमें दे रखा है कि सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, दैट इज डीम्ड सप्लाई। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा would therefore require consideration to be considered as supply, because यहाँ पे जो कवर हुआ है क्या, गुड्स ओनली। शेड्यूल 1 में क्या कवर हुआ है, गुड्स। तो सप्लाई की ऑफ सर्विसेज की बात आती है तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, बट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात आती है तो कंसिडरेशन नहीं होगा, तब भी उसको मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड सप्लाई है। ओके, तो सर्विसेज के केस में नॉर्मल जो कंसिडरेशन हमें चाहिए होता है वो चाहिए ही होगा, बट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हमें कंसिडरेशन नहीं भी देना है, प्रिंसिपल एंड एजेंट्स के बीच कंसिडरेशन नहीं भी होता है, देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज सप्लाई, दैट इज़ डीम्ड सप्लाई। ओके, ये ओनली शेड्यूल 1 की बात हो रही है। ओके, शेड्यूल 1 में जो है ये दो एक्टिविटीज़ इसी की बात हो रही है, बाकी की नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज़ जो इनवॉइस है फॉर फर्दर सप्लाई, यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेज दिए, देन जो इनवॉइस होगा फर्दर सप्लाई का वो इशू कौन करेगा, बाय द एजेंट इन हिज नेम, यानी एजेंट अपने नाम पे वो इनवॉइस इशू करेगा। एनी प्रोविजंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3। पैरा 3 क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल एजेंट्स के बीच में। ओके, बिकॉज 4 एक्टिविटीज़ थी, पहली 2 हमने पढ़ ली, ये थर्ड चल रही है हमारी शेड्यूल 1 की। तो इनवॉइस जो है वो किसके नाम पे होना चाहिए, एजेंट के नाम पे फॉर फर्दर सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन नेम ऑफ द प्रिंसिपल। अगर जो फर्दर सप्लाई उसने की है एंड जो इनवॉइस है वो किसके नाम का है, प्रिंसिपल के नाम का, देन उसको सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज वो फॉल ही नहीं करेगा शेड्यूल 1 की कैटेगरी में पैरा 3 में। वाई,
बिकॉज जो इनवॉइस है वो किसके नाम पे है, प्रिंसिपल के नाम पे। ओके, तो हमने लैंग्वेज में भी पढ़ा था कि वहाँ लिखा हुआ था अंडरटेक्स टू बी, उसमें क्या दे रखा था, अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो खुद सप्लाई कर रहा है। ओके, तो इनवॉइस किसके नाम का होना चाहिए, एजेंट के नाम का, तभी वो सप्लाई में मानेंगे हम उसको डीम्ड सप्लाई। ओके, तो सेकंड नंबर ये जो चीज़ है इसमें हम सप्लाई नहीं मानेंगे उसको। थर्ड इज़ वेयर द गुड्स बीइंग procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of the agent, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने गुड्स रिसीव किए हैं, ये भी हमने पढ़ा था, राइट। तो उस केस में भी अगर गुड्स जो है वो किसके नाम पे है, एजेंट्स के नाम पे, यानी इनवॉइस जो है वो एजेंट के नाम का है, देन फर्दर प्रोविजंस ऑफ द सेड गुड्स बाय द एजेंट टू द प्रिंसिपल वुड बी कवर्ड बाय पैरा 3। देन वो क्या करता है, वो जो गुड्स है वो कहाँ भेजता है, प्रिंसिपल को, देन उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज इनवॉइस किसके नाम का है, एजेंट के नाम का। ओके, और एक और चीज़ याद रखना, ये जो है फर्दर सप्लाईज की बात हो रही है, बट जो शेड्यूल 1 में कौन से ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल एजेंट के बीच। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि एजेंट आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है तो उसको डीम्ड सप्लाई माने, वो तो वैसे ही सप्लाई है, बिकॉज कंसिडरेशन तो वो चार्ज करेगा ही ना एजेंट किसी फर्दर पर्सन से। ओके, तो ये चीज़ क्लियर रखना कि डीम्ड सप्लाई अलग है, सप्लाई नॉर्मल वाली अलग है, एक्चुअल सप्लाई अलग है, डीम्ड सप्लाई अलग है। सो इन तीनों ही पॉइंट्स में क्रूशियल पॉइंट क्या है, वेदर और नॉट द एजेंट हैज़ द अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू पास द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, पास और रिसीव द टाइटल। नेक्स्ट इज लास्ट हमारा एक्टिविटी है जो है importation of services by a person from a related person। related person क्या होता है हमने देख लिया, तो उससे अगर हम import कर रहे हैं कुछ सर्विसेज या फिर from any of his other establishment outside India, यानी उसी का कोई other establishment है outside India, in the course of furtherance of business, business के लिए होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। ओके, देन उसको भी हम मानेंगे क्या, डीम्ड सप्लाई। तो इसमें कोई अलग से पॉइंट नहीं है, बिकॉज हमने एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझ लिया, रिलेटेड पर्सन का मतलब समझ लिया, तो इसमें फर्दर कुछ चेक नहीं करना है हमें। सिंपल हमें क्या चेक करना है कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम कोई सप्लाई किससे, रिलेटेड पर्सन से, इवन विदाउट कंसिडरेशन, बट होना चाहिए इन द फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस, देन हम उसे मानेंगे क्या, डीम्ड सप्लाई। ओके,